हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था बजट इन पार्लियामेंट वाला टॉपिक को। तो चलिए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द वर्ड बजट के बारे में। तो द वर्ड बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बुगेट मीनिंग ए लेदर बैग और पाउच एंड इट रेफर्ड टू द बैग यूज टू कैरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि इस शब्द का ओरिजिन हुआ है फ्रेंच वर्ड बुगेट से, जिसका मतलब होता है एक छोटी सी लेदर की पाउच जिसमें इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी किए जाते थे। तो पहले जब बजट प्रेजेंट होता था तो लिटरली एक पाउच में डॉक्यूमेंट्स लाए जाते थे। आज के टाइम में फॉर्मेट बदल गया है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, पैसों का हिसाब और देश की प्लानिंग। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट डिजिटल बजट के बारे में। तो देखिए, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन 1 फरवरी 2021 एंड इट वॉज एक्सेस्ड वाया ए मोबाइल ऐप कॉल्ड यूनियन बजट। तो देखिए, 1 फरवरी 2021 को इंडिया का पहला पेपरलेस बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया था। इस बार उन्होंने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की बजाय एक टेबलेट का यूज किया और सब डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट की। डिजिटल बजट की वजह से लोगों को बजट के डॉक्यूमेंट्स इजीली और जल्दी मिल गए और उससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी। आज के समय में वापस फिजिकल कॉपीज भी प्रेजेंट की जाती है, स्पेशली फॉर पार्लियामेंट मेंबर्स। इसका मतलब यह है कि बजट का फॉर्मेट इवॉल्व हो गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेदर पाउच टू नाउ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल फाइल एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। तो इस स्लाइड में हमने डिजिटल बजट को समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं बजट के एनेक्टमेंट प्रोसेस के बारे में, यानी कि कैसे एक बजट को इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये प्रोसेस कितनी स्टेजेस में होती है। तो बजट का एनेक्टमेंट 6 स्टेजेस में होता है: प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो चलिए हर एक स्टेज को समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला स्टेज है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे क्रूशियल और हाई विजिबिलिटी मूवमेंट होता है जब फाइनेंस मिनिस्टर पूरे देश के सामने अपना बजट प्रपोजल रखता है। यहाँ पे इसका पॉइंट्स है, इट इज प्रेजेंटेड टू लोकसभा बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड सिंस 2017 इट इज प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी। तो ये प्रेजेंटेशन लोकसभा में होती है और 2017 से इसे 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जा रहा है। ये इसलिए ताकि नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, नो डिस्कशन ऑन द डे ऑफ प्रेजेंटेशन इज अलाउड। यानी कि जिस दिन बजट प्रेजेंट होता है उस दिन कोई डिस्कशन अलाउड नहीं होता। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर अपना स्पीच देते हैं और बजट डॉक्यूमेंट्स सभी एमपीज के बीच सर्कुलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी प्रेजेंटेड इन पार्ट्स। तो एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बजट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता बल्कि उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंशियल बिल, एटीसी। कभी कभी गवर्नमेंट ज़रूरत के हिसाब से बजट को अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट करती है, लेकिन हर पार्ट को पार्लियामेंट में इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है। आज के टाइम में रेल बजट और जनरल बजट को मार्ज किया जा चुका है, तो अब पूरा बजट एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों, पहला स्टेज का मकसद होता है पार्लियामेंट को बताना कि सरकार क्या क्या फाइनेंशियल प्लान्स लेके आई है, किन एरियाज में खर्च होगा और किन जगहों से पैसा आएगा, मतलब रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर का ब्लूप्रिंट। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज पे। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेज है जनरल डिस्कशन। इसका पॉइंट है, इट स्टार्ट्स ए फ्यू डेज आफ्टर प्रेजेंटेशन
both the houses participate and it lasts for 3 to 4 days. तो बजट का जब प्रेजेंटेशन हो जाता है उसके कुछ दिन बाद आता है जनरल डिस्कशन का स्टेज। इस स्टेज में दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे डिस्कशन नॉर्मली 3 से 4 दिन तक चलता है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इस दौरान मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बजट के ओवरऑल अप्रोच और विजन पर अपनी बात रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस स्टेज डिस्कस ओवरऑल बजट और प्रिंसिपल्स। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है, इस स्टेज में किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या एक्सपेंडिचर आइटम के फिगर्स पे डिटेल में डिस्कशन नहीं होती। मतलब ये एक ब्रॉड लेवल पॉलिसी डिस्कशन होता है। एमपी जी हाँ सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज, रेवेन्यू स्ट्रेटेजीज, वेलफेयर स्कीम्स और फिजिकल डिसिप्लिन को प्रेज भी करते हैं और क्रिटिकल एनालिसिस भी देते हैं। इस स्टेज का पर्पज होता है सरकार को एक जनरल फीडबैक देना, ताकि उन्हें पता चले कि पार्लियामेंट के मेंबर्स बजट के विजन को कैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो कार्ड मोशन और वोटिंग इन दिस स्टेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस स्टेज में ना कोई वोटिंग होती है, ना ही कोई कार्ड मोशन मूव किया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ ओपन हाउस डिस्कशन होता है, जिसमें गवर्नमेंट को भी अपने पॉइंट्स क्लेरिफाई करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों ये एक तरह से सरकार और पार्लियामेंट के बीच एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होता है, जिसमें डायरेक्शन सेट होती है कि आगे बजट सेशन का मूड क्या रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज है स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। तो बजट को एकदम ध्यान से देखने के लिए डिपार्टमेंटल कमिटीज को दिया जाता है। ये कमिटीज हर एक डिपार्टमेंट के बजट प्रपोजल्स को डिटेल में एग्जामाइन करते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि पब्लिक फंड सही तरीके से यूज हो रहे हैं। इनका मेन गोल होता है कि बजट एलोकेशन गवर्नमेंट के प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हो और पैसा एफिशिएंट तरीके से खर्च हो। तो देखिए यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है बजट इज रेफर्ड टू स्टैंडिंग कमिटीज, यानी कि यूनियन बजट को स्टैंडिंग कमिटीज के पास भेजा जाता है, जो टोटल 24 होती है। ये कमिटीज बजट और डिमांड फॉर ग्रांट्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं। इनका काम होता है फाइनेंशियल प्रपोजल्स को समझना और ज़रूरत के हिसाब से कुछ चेंजेस रिकमेंड करना। ये प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि कोई भी बजट एलोकेशन में गलती ना हो और पैसा सही जगह पर खर्च हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स एक फाइनेंशियल टर्म है जो इंडियन बजट प्रोसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है, हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अपने काम के लिए पार्लियामेंट से पैसे मांगता है, जिसे हम डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं। तो इस स्टेज में डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बहुत डिटेल डिस्कशन होती है, जो हर मिनिस्ट्री की तरफ से फंड्स के लिए किए जाते हैं। यहाँ पे हर एक डिमांड को ध्यान से देखा जाता है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि रिसोर्सेज सही जगह पे स्पेंड हो रहे हैं। मेंबर्स इस पर अच्छी तरह से डिबेट करते हैं और अगर लगता है कि कुछ गलत एलोकेशन हो रही है तो उसको रेज भी करते हैं। नेक्स्ट है रिपोर्ट सबमिटेड टू द पार्लियामेंट। तो देखिए जब कमिटीज अपना काम कंप्लीट कर लेती है तो अपनी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस को पार्लियामेंट के सामने रखती है। इन रिपोर्ट्स में सब डिटेल्स होती है जो कमिटीज ने अपने डिस्कशन के दौरान डिस्कवर की होती है। ये रिपोर्ट्स पार्लियामेंट को हेल्प करती है ताकि वो बजट अप्रूवल के टाइम पे वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1993 एंड एक्सपांडेड इन 2004। यानी कि डिपार्टमेंटल स्क्रूटिनी का कॉन्सेप्ट पहली बार 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2004 में इसे एक्सपांड किया गया। जब ये रिफॉर्म्स आए तब प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट बनाया गया। इससे ये इंश्योर होता है कि टैक्स पेयर्स का पैसा सही तरीके से एलोकेट और स्पेंड हो, और टाइम के साथ ये स्क्रूटिनी और भी रोबस्ट होती गई है।
तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने 3 स्टेजेस को अच्छे से कवर कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बजट के टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि डेमोक्रेसी को समझने के लिए भी ज़रूरी है। तो देखिए, जब बजट आता है तो हर मिनिस्ट्री के लिए अलग अलग फंड एलोकेशन होता है। इन्हीं फंड एलोकेशंस को हम कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। और जब पार्लियामेंट उन पे वोट करती है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है ओनली लोकसभा वोट्स ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, यानी कि सिर्फ लोकसभा ही इन ग्रांट्स पे वोट करती है। राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता इस वोटिंग में, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स पे कंट्रोल सिर्फ लोकसभा के पास होता है। अब सवाल ये आता है, क्या बजट के हर पार्ट पे वोटिंग होती है? तो इसका जवाब है नहीं। इट फोकसेज ऑन वोटेबल पार्ट ऑफ बजट। तो यहाँ पे हम सबको पता है बजट के 2 पार्ट्स होते हैं, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और वोटेबल एक्सपेंडिचर। वोटिंग सिर्फ वोटेबल पार्ट पे होती है, जैसे मिनिस्ट्रीज के ग्रांट्स, स्कीम के फंड्स etc। और जो एक्सपेंडिचर्स चार्ज होते हैं जैसे प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, केग, उन पे वोटिंग नहीं होती। अब आते हैं इस स्लाइड के मेन पार्ट पर, जो है कार्ट मोशंस। तो ये एक ऐसा टूल है जिसका यूज एमपीज करते हैं गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए। एमपीज ये मोशन मूव करते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर डिमांड को रिड्यूस किया जा सके, या तो पॉलिसी के अगेंस्ट या किसी स्पेसिफिक कंसर्न के लिए। कट मोशन का 3 पार्ट्स होते हैं, और सबसे पहला पार्ट है पॉलिसी कट मोशन। तो अगर किसी एमपी को लगता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ही गलत है तो वो कह सकता है मैं इस डिमांड को ₹1 तक रिड्यूस करना चाहता हूँ। ये एक सिंबॉलिक डिसअप्रूवल होता है, मतलब मैं इस पॉलिसी से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जैसे मान लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री एक कंट्रोवर्शियल डील लाई है, तो एमपी ये मोशन मूव करके अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर सकती है। यहाँ पे नेक्स्ट है इकोनॉमी कट मोशन। तो अगर एमपी को लगता है कि कोई मिनिस्ट्री ने ज़्यादा पैसा मांग लिया है या फंड का मिसयूज हो रहा है, तो वो कह सकता है इस ग्रांट को स्पेसिफिक अमाउंट से रिड्यूस किया जाए। यही होता है इकोनॉमी कट, और इससे गवर्नमेंट को स्पेंडिंग जस्टिफाई करनी पड़ती है। यानी इसका फोकस होता है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पे सवाल उठाना। नेक्स्ट है टोकन कट मोशन। तो ये एक छोटी सी कट होती है, सिर्फ ₹100 का, लेकिन इसका मकसद होता है एक बड़ा मैसेज देना, किसी स्पेसिफिक ग्रीवेंस को हाईलाइट करना। जैसे अगर किसी एरिया में प्रॉमिस्ड रोड प्रोजेक्ट नहीं बना या कोई स्कीम लॉन्च होने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो एमपी कह सकता है मैं ₹100 का टोकन कट लाता हूँ क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इग्नोर किया गया है। तो दोस्तों पॉलिसी कट मोशन का मतलब होता है कि एमपी सरकार की पूरी पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए वो कहता है कि सिर्फ ₹1 का फंड दिया जाए, मतलब ये पॉलिसी ही गलत है। जबकि टोकन कट मोशन का मतलब होता है कि एमपी को कोई छोटी या स्पेसिफिक दिक्कत है, जैसे कोई काम नहीं हुआ या कुछ अनफेयर हुआ, तो इस केस में एमपीज ₹100 कम करने का कह के बस अपनी बात रखना चाहते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हमने वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स को अच्छे से समझ लिया। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेज है पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल पार्लियामेंट में तब इंट्रोड्यूस होता है जब जनरल बजट का डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। ये बिल एक तरह से गवर्नमेंट को परमिशन देता है कि वो पब्लिक मनी का यूज कर सके फॉर इट्स एक्सपेंडिचर। ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है, जिसमें सारी गवर्नमेंट की इनकम और बोरोइंग्स जाती है। तो यहाँ पे इसका मेन पॉइंट्स है, इट इंक्लूड्स ग्रांट्स वोटेड प्लस चार्ज एक्सपेंडिचर, इट ऑथराइजेस गवर्नमेंट टू विथड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नो अमेंडमेंट इज अलाउड इन चार्ज एक्सपेंडिचर। तो देखिए इस बिल में 2 तरह के खर्चे होते हैं, ग्रांट्स वोटेड बाय लोकसभा और चार्ज एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स वो खर्चे होते हैं जिनको लोकसभा वोट करके पास करती है, जैसे मिनिस्ट्रीज का बजट, स्कीम्स का पैसा etc। इन ग्रांट्स को वोट के थ्रू अप्रूव किया जाता है। दूसरी तरफ होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, जैसे कि प्रेसिडेंट का सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक्सपेंडिचर
और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का खर्चा। ये एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली पास हो जाता है और इस पर वोट नहीं होता, इसलिए इस पोर्शन में किसी भी तरह का अमेंडमेंट अलाउड नहीं होता। जब तक ये पास नहीं होता तब तक गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं कर सकती, चाहे बजट भी पास हो गया हो। ये बिल बजट प्रोसेस का एक मैंडेटरी स्टेप होता है। अब बात करते हैं बजट एनेक्टमेंट का लास्ट स्टेज के बारे में, जो है पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। इसका पहला पॉइंट है इट इम्पोजेस, एबोलिशेज एंड मॉडिफाइज टैक्सेज। तो फाइनेंस बिल का मेन पर्पज होता है कि वो नए टैक्सेज इम्पोज, पुराने टैक्सेज एबोलिश या किसी टैक्स में मॉडिफिकेशन कर सके। जैसे अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स में स्लैब चेंज करना चाहती है या जीएसटी रेट एडजस्ट करना चाहती है तो वो सब फाइनेंस बिल के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज। तो इस बिल को पास करना 75 दिन के अंदर कंपलसरी होता है, वरना टैक्स लॉज लागू नहीं होते। बजट सेशन का ये मोस्ट टाइम बाउंड कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट है इट इज ट्रीटेड एज ए मनी बिल। तो देखिए ये बिल भी बजट के साथ ही इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल के बाद ही इस पर वोटिंग होती है। इसको मनी बिल माना जाता है, इसलिए इसका पूरा कंट्रोल लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा यहाँ पे सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है, लेकिन उन्हें मानना या ना मानना लोकसभा पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियल बिल 1 अप्रैल से लागू होता है। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो नए टैक्स प्रोविजंस तभी से इफेक्टिव होते हैं, इसलिए इस बिल का टाइमली पास होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेन स्टेजेस ऑफ बजट एनेक्टमेंट। ये पूरा प्रोसेस इंश्योर करता है कि सरकार रेस्पॉन्सिबली पैसा स्पेंड करे और पार्लियामेंट के प्रॉपर अप्रूवल के साथ ही काम हो। एक तरह से ये पूरा बजट प्रोसेस हमारे डेमोक्रेसी के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पे हमने ये समझा बजट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि सरकार के विजन और प्रायोरिटीज का रिफ्लेक्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।